effective inclusion in the school, and that is developing imitation skills, copying skills. ऐसा इसलिए होता है कि the children are just blindly copying, and if our children keep doing these kind of negative behaviors again and again, it becomes very difficult to learn to sit independently. So yes, जो हमने अभी तक 4 core strategies या areas के ऊपर बात की है, वो तो अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी हैं कि ये प्रॉब्लम स्कूल के अंदर ना आए. हमें बच्चे को टीचर्स से साथ में ब्लैक बोर्ड कॉपी करना, राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करना भी सिखाना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे हमारे बच्चे, इनफैक्ट 99% बच्चे हु आर ऑन स्पेक्ट्रम, जब वो बच्चा एक पर्टिकुलर टीचर के साथ मैचिंग स्किल्स सीख गया है तो हमें ये यूज टू कराना है कि वो फादर के साथ भी घर के अंदर करे, मदर के साथ भी करे. एंड जनरलाइजेशन के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी है, वो है इंडिपेंडेंट वर्क. इंडिपेंडेंट वर्क के अंदर जब हम बच्चे से काम कराते हैं तो हम बच्चे के, हमारा रूल क्या है कि हम सेम लेवल ऑफ वर्क पे नहीं काम कराएंगे. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू टीच चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट वर्क. It has to be at a level which is errorless. Because so simple matching, simple coloring, simple pasting cards, pasting pictures, pasting activity where there is no error. पेरेंट अपने बच्चों के अंदर स्टेप बाय स्टेप डाल सकते हैं और उन्हें इन चीज़ों के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं इन स्ट्रैटेजीज और इन आइडियाज़ के थ्रू, सो दैट इंक्लूजन फ्रॉम योर एंड बिकम्स वेरी इफेक्टिव इन स्कूल. Hello everyone, I'm Surabhi Verma. I am founder director Sparsh for Children. We are working with children with autism spectrum disorder, learning difficulties and ADHD and many more neurodevelopmental difficulties. So as you know, we are currently talking about autism spectrum disorder and inclusion in school. अब हम आते हैं अपने 5th या इस एपिसोड के नंबर 2 स्ट्रैटेजी के ऊपर टू हेल्प चिल्ड्रन हैव एन इफेक्टिव इंक्लूजन इन द स्कूल, एंड दैट इज डेवलपिंग इमिटेशन स्किल्स, copying skills, understanding prompts and understanding modeling when teacher is doing that. Now इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे बच्चे जो हैं, हमने उनको इमिटेशन स्किल्स तो सिखाई हैं, बट थेरेपी सेंटर में, घर के अंदर, मगर किस स्किल को इमिटेट करना है और किस स्किल को नहीं इमिटेट करना है, ये बहुत बारी हमारे बच्चों को समझ नहीं होती. इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि जब हम कहीं पे जाते हैं बच्चों को लेके, तो वो फटाफट किसी बच्चे ने कुछ फेंका तो बच्चे ने अगले दिन हमारे बच्चे ने भी वही काम किया. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि द चिल्ड्रन आर जस्ट ब्लाइंडली कॉपीइंग. समटाइम्स उनको इमिटेशन क्यों अच्छी लगी? क्योंकि जब दूसरे बच्चे ने कुछ फेंका तो जो क्लास टीचर थी उसने इमीडिएटली उस बच्चे के पास जाकर उसको स्टॉप किया. तो हमारे बच्चे ने क्या समझा, जो स्पेक्ट्रम का बच्चा है, कि अगर मुझे टीचर से एक अटेंशन लेनी है तो मुझे भी कुछ फेंकना है, मैम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाएंगी. मुझे जोर की चिल्लाना है, मैम सब छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये इस बच्चे ने भी ये किया था और ऐसा हुआ है. ठीक है. एंड देन व्हेन वी स्टार्ट सेइंग नो, डोंट डू दिस, ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड एक्टिविटी, मगर बच्चे का जो कोर नीड थी वो थी अटेंशन की, या वो थी उस काम को ना करने की. वो दोनों नीड इस सिचुएशन के अंदर पूरी हो जाती है. या तो काम से हट जाता है ध्यान टीचर का और वो बिहेवियर को मैनेज करने लग जाती हैं, या फिर बच्चे ने क्योंकि मैम के को पास बुलाया कि मैम उसके पास खड़ी होकर उसको स्पेसिफिक अटेंशन देके वो काम कराए, तो मैम वहाँ आ गई उसके चीज़ें फेंकने से और वो वहाँ खड़े होकर उससे काम करा रही हैं. इन बोथ दीज सिचुएशंस इंक्लूजन बिकम्स अ लिटिल डिस्ट्रप्टिव, बिकॉज क्लास के अंदर तो जो मैम 1 है या 2 है मैक्सिमम, वो दोनों सारा टाइम बच्चे के पास नहीं हो सकती. एंड इफ आवर चिल्ड्रन कीप डूइंग दीज काइंड ऑफ नेगेटिव बिहेवियर्स अगेन एंड अगेन, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंक्लूजन टू बिकम इफेक्टिव एंड for the children to learn to sit independently. So yes, जो हमने अभी तक 4 core strategies या areas के ऊपर बात की है, वो तो अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी हैं कि ये प्रॉब्लम स्कूल के अंदर ना आए. उसके लिए ये जो पहले 4 एरियाज़ हैं वो आने बहुत ज़रूरी हैं. मगर जब ये सिचुएशंस के अंदर हमें घर के अंदर बच्चे को पॉजिटिव इमिटेशन स्किल्स सिखानी ज़रूरी है. हमें बच्चे को टीचर्स से साथ में ब्लैक बोर्ड कॉपी करना, राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करना भी सिखाना बहुत ज़रूरी है. इमिटेशन, यस देयर आर लॉट ऑफ इमिटेशन, बट जो हमारे क्लासरूम के अंदर इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लैक बोर्ड से या वाइट बोर्ड से कॉपी करने की इमिटेशन. प्लेसमेंट हमारी वर्कशीट के ऊपर काम की कैसी होगी, इसकी इमिटेशन.
इसकी मॉडलिंग, अगर कई बार टीचर होती है जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर जाकर एक कॉर्नर में लिख देंगे कि यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पर आपको क्लास वर्क लिखना है और बीच के अंदर अब आप हेडिंग दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग वर्क, या एक ब्लैंक शीट, अगर बच्चे नर्सरी में हैं तो दे माइट बी गिवन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, एवरीबडी हैज गिवन एंड मैम राइट्स ऑन द टॉप ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड एक्सपेक्ट्स कि आप सर से कोई थिंग्स बनाओ। अब हम देखेंगे कि हमारे बच्चे ने सर से थिंग्स बनाई है मगर वो कहाँ बनी है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है शीट के ऊपर। सो देयरफॉर थ्रू मॉडलिंग एंड प्रॉम्प्टिंग वी हैव टू टीच चिल्ड्रन एट होम कि अगर ब्लैंक शीट है आपको अपना काम कहाँ पे करना है, आपको अपने माइंड के अंदर। तो हमारे लिए एक स्टेप क्या है कि हम बच्चे को ब्लैंक शीट को स्ट्रक्चर करना सिखाएं। सो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड चेनिंग। सो यू कैन ट्राई दीज स्ट्रैटेजीज एट होम टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड लर्न्स स्किल्स लाइक कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, learn skills like completing the worksheet and understand that how to present the paper, how to present their work to the class teacher. Now we come to the last and the most important part, which is called generalization. बहुत सारे हमारे बच्चे, in fact 99% बच्चे who are on spectrum, they learn skill set with particular parent, they learn the skill set with a particular teacher in the therapy center, or a particular class teacher in the school, but they don't generalize it with everybody. And that is one of the most important skill sets that we have to teach our children, not from the day they start going to school, but from the day they start therapies. We have to ensure कि हमारे बच्चे जो हैं वो हर एक्टिविटी को डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट पेरेंट्स सेट, कभी बुआ करा रही है, कभी चाची करा रही है घर के अंदर, कभी दादी कोई क्वेश्चन पूछ रही है, एंड इवन इन थेरेपी सेंटर कभी एक टीचर के साथ बच्चा काम कर रहा है, कभी दूसरे के साथ काम कर रहा है। नहीं तो हमेशा हम इस बात से स्ट्रगल करेंगे कि बच्चा जो है वो एक टीचर के साथ या एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ तो स्किल सेट बहुत हाई देता है, वो क्लास के अंदर इंडिपेंडेंट भी बैठ जाता है, मगर जैसे ही दूसरी सब्जेक्ट टीचर आती है या दूसरी टीचर सामने आती है, आवर चिल्ड्रन रिफ्यूज टू डू द वर्क। तो देयरफॉर ये डिफिकल्टी बच्चे के साथ नहीं आए। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम जनरलाइजेशन के ऊपर, जब हम बेसिक स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं बच्चों की, हम तब भी यूज़ करें। हम बच्चों को ये यूज़ टू कराएं कि वो डिफरेंट टीचर्स के पास जाकर भी सेम आंसर दे सके। जब बच्चा एक पर्टिकुलर टीचर के साथ मैचिंग स्किल सीख गया है तो हमें ये यूज़ टू कराना है कि वो फादर के साथ भी घर के अंदर करे, मदर के साथ भी करे, थेरेपी सेंटर के अंदर दूसरे टीचर्स के साथ भी वो मैचिंग स्किल करे, ताकि बच्चे के माइंड के अंदर। And once the child has learned, it is important to change the instructions also. हमें ये फिक्सेट नहीं करना है कि हर बार हम बोलेंगे मैच सेम तो बच्चा मैच सेम बहुत अच्छा करता है, पर कल अगर मैंने इंस्ट्रक्शन कर दी चेंज करके कैन यू मैच बोथ दीज पिक्चर्स एंड द चाइल्ड हैज़ नो क्लू व्हाट यू सेड, तब हम प्रॉब्लम के अंदर हैं, तब हमारा इंक्लूजन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। So generalizing every concept to make sure कि वो वर्कशीट पे डिफरेंट तरीकों से हुआ है। मैच सेम का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैंने लाइनें ड्रॉ कर दिया, मैंने मैच कर दिया। सर्कल सेम थिंग्स ऑन द पेज is also the same concept and it needs to be taught to our children. So therefore अगर मैचिंग आती है तो क्या वो, अगर मैं इंस्ट्रक्शन चेंज कर दूँ कि सर्कल ऑल सेम कैप्स ऑन द शीट, कैन द चाइल्ड डू दैट वर्कशीट? इफ़ नॉट तो हमारा मैथ्सिंग का कॉन्सेप्ट हाफ से डन है। हमें इंश्योर करना है कि वो जनरलाइजेशन के ऊपर जाए, एंड जनरलाइजेशन के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी है, वो है इंडिपेंडेंट वर्क। इंडिपेंडेंट, जैसा मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोला है कि कई बार पेरेंट्स वरी करते हैं कि जब हम साथ में बैठते हैं तो वो फटाफट काम करता है, बट जब हम हट जाते हैं तो वो काम नहीं कर रहा। सो देयरफॉर जनरलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट वर्क गो हैंड इन हैंड। इंडिपेंडेंट वर्क के अंदर जब हम बच्चे से काम कराते हैं तो हम बच्चे के, हमारा रूल क्या है कि हम सेम लेवल ऑफ वर्क पे नहीं काम कराएंगे, हम ईजियर लेवल ऑफ वर्क पे उसको इंडिपेंडेंट करेंगे पहले। देयरफॉर अगर बच्चा जो है वो आपके साथ बैठ के वर्ड्स लिखता है, आपके साथ बैठ के डिक्टेशन करता है, तो जब आप उसे इंडिपेंडेंट वर्क दे रहे हैं तो मे बी आप अल्फ़ाबेट मैचिंग दे रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे की एंग्जाइटी नहीं है, जिसके अंदर बच्चा 100% कॉन्फिडेंट है कि मैं ये काम अपने आप से कर सकता हूँ, जिसके अंदर हमारी एररलेस टीचिंग है। क्योंकि जहाँ पर बच्चे ने मिस्टेक करी वहाँ पर पेरेंट को जाना पड़ेगा, नहीं ये गलत है, यू हैव टू इरेज इट एंड डू इट। तो अब या तो हम इरेज करेंगे तो काम रुकेगा तो वो इंडिपेंडेंस नहीं आएगी, और सडनली मम्मा विल बी देयर या टीचर विल बी देयर टू गिव द इंस्ट्रक्शंस, you know, so again the child will not learn the concept of independence, and if the independent work is incorrect तो आप ना उसे very good बोल सकते हो, ना आप उसे स्टार दे सकते हो, ना आप उसे क्लैपिंग कर सकते हो। तो again the child will get demotivated कि मेरा काम तो गलत होता है अकेले बैठ के, तो मुझे मम्मा चाहिए ही चाहिए, और मैं मम्मा की शक्ल देखूंगा फिर मैच करूंगा, मम्मा की शक्ल देखूंगा फिर अल्फ़ाबेट लिखूंगा। तो इससे अगर हमें
करना है कि बच्चा धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो. वर्क शुड बी एट अ लेवल जहाँ पे बच्चा एरर नहीं करता. It is one of the most important tricks to teach children independent work. It has to be at a level which is errorless. Okay, so simple matching, simple coloring, simple pasting cards, pasting pictures, pasting activity where there is no error. And where the reinforcement becomes very high, so the confidence of the child goes very high कि मैं अकेले बैठ के कर सकता हूँ. I could finish. And there is a finish card. जब मैंने finish कर लिया, मैंने मम्मा को दिया finish and I've done it. And ये ले जाकर मैं मम्मा को भी दिखा सकता हूँ. मम्मा is sitting पीछे थोड़ा सा and मम्मा knows कि ये काम गलत नहीं हो सकता. Right? So therefore, then the focus becomes independent work. It becomes generalizing the concepts which the child was dependent on towards parents to being able to do it independently on his own. And it has to be taken gradually, step by step. From doing matching to eventually doing coloring, to eventually writing alphabets, to eventually getting to words. So therefore, the steps have to be you have to go gradually and make sure the concepts are generalized for the child, make sure that the child is confident about doing the skills at a level of independent work. Okay? If this is not the case, then inclusion will not be 100% successful. And therefore, जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं इंक्लूजन के लिए आपका बच्चा रेडी है, लेट्स ट्राई स्कूल, तब हमारे माइंड के अंदर ये हमेशा याद रखना है कि बच्चा 1 साल या 6 months always has to be ahead of what is going to happen in the class. Therefore, in Sparsh, we ensure that the child is ahead of the class in our therapy center, is learning before what is going to happen in school. वो पहले ही सीख चुका है, ताकि जब वो स्कूल के अंदर जाए तो उसका जो एंजाइटी ट्रिगर होगा वो तो ट्रिगर होगा जैसे ही सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस आएगा जो कि स्कूल के अंदर आता है, तो बच्चे की एंजाइटी ट्रिगर होगी. राइट? अगर उसके साथ हमने ये भी ट्रिगर डाल दिया कि उसको काम भी नहीं आता, तो फिर we are looking at a child who will be dependent either on a shadow teacher or a parent all the time, and they will not be able to understand what is happening in the class. Right? So therefore, it is extremely important that आप जब बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चे को 6 to 8 months क्लास के आगे रखें. Utilize holidays, utilize the time at home to teach, break down those skills that are going to be taught in the school, academic skills, non-academic skills, whatever skills you think the child can do, वो skills को आपको break down करके उसको classroom से ज़्यादा आना चाहिए, at least basic ज़्यादा आना चाहिए, because children are very smart. They can pick up a lot of things provided their base is very strong. So yes, the last but most important is generalizing concepts and making sure our children are independent in the work that they are doing or what is the expectation of the classroom. Then inclusion becomes extremely successful for our children. इसके साथ साथ जो हमें ध्यान रखना है वो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इसको इस पॉडकास्ट पे नहीं दे रही हूँ ग्रुप स्किल्स को, क्योंकि ये घर के अंदर करना थोड़ा मुश्किल है. ग्रुप स्किल्स के लिए आपको और बच्चे चाहिए होते हैं, तो ग्रुप स्किल्स जो हैं वो ज़्यादातर हम थेरेपी सेंटर या स्मॉल लर्निंग सेंटर स्कूल के अंदर होते हैं, वहाँ पर हम ये स्किल्स दे सकते हैं बच्चों को कि वही काम जो वो 1-to-1 में पेरेंट के साथ करने में इंडिपेंडेंट हो गया है, वो 2 या 3 बच्चों के साथ में किसी ग्रुप में भी करने में इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तभी ये स्किल्स सेट्स जो हैं वो आगे जाकर मीनिंगफुल होते हैं और बच्चे ग्रुप ऑफ 40 के अंदर भी कर सकते हैं. मगर ग्रुप स्किल्स को देने के लिए, क्योंकि घर के अंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना मुश्किल है, इसलिए आपको या तो थेरेपी या लर्निंग सेंटर के अंदर जाना चाहिए. पर घर के अंदर जो बाकी हमने 6 के ऊपर बात करी, ये स्किल सेट्स आप पेरेंट एज अ पेरेंट अपने बच्चों के अंदर स्टेप बाय स्टेप डाल सकते हैं और उन्हें इन चीज़ों के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं इन स्ट्रैटेजीज और इन आइडियाज़ के थ्रू, so that inclusion from your end becomes very effective in school.